हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी। आप मुझे देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल पे। और आप सबकी बहुत सारी डिमांड के बाद भाई मैं लेकर आई हूँ आपके लिए जामिया मिलिया इस्लामिया बीएड की परीक्षा। ठीक है, जो ऑनलाइन डिस्टेंस से बीएड होती है, तो जो मेरे साथी जो जॉब में हैं उनके लिए एक बेहतरीन PYQ सॉल्यूशन, जो कि अभी अभी परीक्षा हुई थी, उसकी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मैं आपके साथ आज सॉल्व कराऊंगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने साथियों को जरूर बताइएगा। ठीक है, हमेशा से एक प्रयास रहा है कि लगे हुए जो टीचर्स हैं उनका जो है उनकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, तो उनके लिए भी एक मनु राठी यूट्यूब चैनल पे हमेशा प्रयास रहता है, चाहे इग्नू बीएड की तैयारी हो, चाहे जामिया बीएड की जानकारी हो, VMO यू हो, चाहे आपकी और भी जहाँ से डिस्टेंस से बीएड होती है, मैं हमेशा बताती हूँ। और आज हम जामिया मिलिया इस्लामिया का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा जी, जैसे आप सभी को पता है, ठीक है, इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। ठीक है, और आपको पता है कि आपकी एंट्रेंस की जो परीक्षा है वो आपकी होने वाली है 3 नवंबर 2024 को। ठीक है, अब ये परीक्षा 3 नवंबर को होने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए भाई क्या है आपका, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा सिलेबस सिलेबस में आप ये देख सकते हैं, टीचिंग लर्निंग एट स्कूल, ये 25 मार्क्स का आएगा। और साथ के साथ एजुकेशनल और जनरल अवेयरनेस, तो यहाँ पे जो एजुकेशनल अवेयरनेस के क्वेश्चन है वो भी मैं आज की क्लास में आपको सॉल्व करा दूंगी। बाकी भाई इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स का आता है, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस साथ में मिलकर एजुकेशनल के साथ 25 की, और ये आपका कोई भी विषय मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश या हिंदी या उर्दू, इनमें से एक चुनना होता है, वो 20 मार्क्स का। ठीक है, तो ये आपका पेपर का पैटर्न रहता है। तो चलिए पेपर को सॉल्व करना करते हैं स्टार्ट। ठीक है, ये पेपर है, पिछली बार मेरी फ्रेंड ने दिया था, उसने फोटो खींच के आई है, और वो आज की डेट में करंटली जो है जामिया से बीएड कर भी रही है। ठीक, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रोस मोटर स्किल। ग्रोस मोटर स्किल क्या होती है, जिसमें आपकी बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है। ठीक है, तो निट करना यानी सिलाई करना, ये तो सूक्ष्म वाली होती है। दौड़ना, इसके अंदर बड़े वाली मांसपेशियों का यूज होता है, तो ये ग्रॉस हो गई। ठीक है, कटिंग अलोंग द आउटलाइन ऑफ अ स्क्वायर, यानी स्क्वायर की आउटलाइन में काटने के लिए आप सूक्ष्म उंगलियों का यूज करेंगे, तो ये फाइन हो गई। होल्डिंग अ पेंसिल, ठीक है, एक पेंसिल को पकड़ना, ये भी आपका फाइन हो गया। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, आगे आगे है चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली। बच्चे ज्यादा अच्छी तरीके से सीखते हैं अगर एक हम संप्रत्यय को जो है अमूर्त से मूर्त बढ़ाएंगे, नहीं, पहले मूर्त जो सामने दिख रहा है फिर अमूर्त पढ़ाइए, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं, पहले सरल पढ़ाइए फिर जटिल पढ़ाइए। ठीक है, नोन से अननोन, यानी जो पहले पता है उससे ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाइए, बिल्कुल सही मैक्सिम। इनडेफिनेट टू डेफिनेट नहीं, पहले डेफिनेट निश्चित है उससे अनिश्चित की ओर जाना होता है। ठीक है, तो भाई हमारा आंसर जो हो गया वो हो गया सी। अगला क्वेश्चन, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ, यानी अधिगम जो है वो आपका कब तक होता है, किशोर अवस्था से मृत्यु तक, क्रेडल टू ओल्ड एज, यानी कि आपका क्रेडल यानी कि पालने से में जब आप होते हैं तब से बस बुढ़ापे तक। भाई आपका शैशव अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष होती है, उसे एडल्टहुड प्रौढ़ा अवस्था तक, या क्रेडल टू ग्रेव, यानी कि आप जब पालने में होते हैं और जब तक आप जो है कब्र में नहीं जाते तब तक जो है वही सीखना चलता है। ये बात बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इसके बाद आगे हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो हमसे पूछा है कि हमारा लॉ ऑफ लर्निंग, जो कि हमारा थॉर्नडाइक ने नहीं दिया था, तो नहीं पे ध्यान देंगे। लॉ ऑफ एक्सरसाइज की एक चीज को हम बार बार करते हैं, यूज यूज करते हैं तो वो पक्की हो जाती है, डिसयूज करते हैं तो भूल जाते हैं, तो ये तो है। लॉ ऑफ इफेक्ट, कि अगर हमें किसी चीज से सकारात्मक संतुष्टि मिलती है तो उस चीज को हम बार बार करते हैं, ये भी है। लॉ ऑफ मोटिवेशन नहीं है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अभी प्रेरणा को लेकर कोई बात नहीं थॉर्नडाइक की। ठीक है, रेडीनेस, कि जब तक आप तत्पर नहीं होंगे, तैयार नहीं होंगे पढ़ने के लिए, कोई आपको नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, घोड़े को जो है आप कुएं के पास ले जा सकते हैं, मगर घोड़े की मुंडी डुबो के कहोगे पी पानी पी, वो नहीं पिएगा। इसके बाद आगे हमारा 50वां प्रश्न। 50वां प्रश्न ये है हमारा, जीन पियाजे कौन थे। भाई जीन पियाजे वो थे जिन्होंने आपका इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी व्यक्तिवाद रचनावाद पर बहुत ज्यादा काम किया। और भाई इन्होंने क्या कहा था कि बच्चा जो है वो लिटिल साइंटिस्ट है, मतलब एक छोटा वैज्ञानिक है जो कि ज्ञान की रचना करता है। ठीक है, इनका जो काम है वो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में इनका काम है।
और इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। पहली जो थी वो थी हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, बच्चा सेंसेस के माध्यम से ज्ञान सीखता है, तो वो होती है 0 से 2 वर्ष। इसके बाद होता है भाई आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे बच्चा जो है क्या शो करता है, एनिमिज्म, कि निर्जीव वस्तुओं में भी जान है, ठीक है। और बच्चा काफी ईगोसेंट्रिक होता है, अहम केंद्रवाद शो करता है और संरक्षण वगैरह नहीं आता। इसके बाद आती है तीसरी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि आपका मूल संक्रियात्मक अवस्था, जो होती है आपकी 7 से 11 वर्ष। इसके अंदर क्या रहता है भाई, बच्चा जो है वो आपका ठोस वस्तुओं के साथ जो है ज्ञान जो है निर्मित करता है, लॉजिक आ जाता है, संरक्षण आ जाता है, ठीक है। और सबसे बाद में आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि होती है 11+, ठीक है। इसके अंदर लॉजिक, अमूर्त चिंतन, ठीक है, परिकल्पनाएं बना के निगमनात्मक तर्क देना, प्रोपोजिशन जैसे रीजनिंग में होती है, जिनका वास्तविकता से लेना देना नहीं होता, उनके आधार पे जो है भाई आप तर्क देते हैं, वो सब करने लग जाता है। तो भाई ये स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे, स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, और अपने 3 बच्चों का किस तरीके से संज्ञानात्मक विकास होता है उसको इन्होंने स्टडी किया था। इसके बाद आ गया इफेक्टिवनेस टीचिंग की, हमें जज करनी है इन टर्म्स ऑफ कि किसने कितना अच्छा पढ़ाया, सिलेबस कितना पूरा हुआ, नहीं, बच्चे की रुचि पे नहीं, टीचिंग में हमने क्या क्या सामग्री यूज करी, नहीं, सीखने के प्रतिफल बच्चों ने कितने हासिल करे, ये आज की डेट में आधारित है। आपको पता है एनईपी 2020 भी आपका कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, यानी आपका दक्षता आधारित अधिगम पर बल देती है। और भाई हमें एक बात याद रखनी है कि सीखने के प्रतिफल क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज और हर बच्चे के हमें दर्ज करने होते हैं, ठीक है। इसके बाद आ गया 52। भाई बी के पासी साहब ने क्या कंट्रीब्यूशन है उनका, उन्होंने लिस्ट दी थी एकेडमिक स्टैंडर्ड टीचर्स के लिए, शिक्षण विधियों की कोई लिस्ट दी नहीं। भाई उन्होंने माइक्रो स्किल्स, माइक्रो टीचिंग जो थी उसमें माइक्रो स्किल्स होती है, यानी कि जिसमें टीचिंग स्किल्स होती हैं, ठीक है, टीचिंग लर्निंग स्किल्स नहीं आएगा, तो इसलिए ये यहाँ पे गलत हो गया। इसमें एक पर्टिकुलर, हर पर्टिकुलर टीचिंग स्किल्स के सब कंपोनेंट्स होते हैं, और जो कि आपका टीचर ट्रेनी होती है, उनको उसमें कैसे दक्षता हासिल करी जाए, एक छोटी क्लास को छोटे टाइम पे उस स्किल को पर्टिकुलरली इन्हेंस करने के लिए प्री सर्विस टीचर्स के लिए ये यूज होता है। तो इन्होंने लिस्ट दी थी माइक्रो स्किल्स की, जैसे कि इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं चैप्टर का, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, ठीक है, नॉन वर्बल की उसको कैसे यूज करते हैं, इस तरीके की माइक्रो स्किल्स थी। इसके बाद आ गया अगला प्रश्न, किसने कहा था कि भाई आपका लर्निंग जो है मॉडिफिकेशन है बिहेवियर का, अनुभव और ट्रेनिंग के साथ। तो भाई ये बात जो है ये गेट्स साहब की जो है डेफिनेशन है, ठीक है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। ट्रायल एंड एरर ऑफ थियरी ऑफ लर्निंग, कि हम बार बार प्रयास करेंगे तो हमारी त्रुटियां कम होती चलेंगी, ये सिद्धांत किसने दिया है भाई, ये जो दिया है ये थॉर्नडाइक साहब का सिद्धांत। वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की, ये किस लिए फेमस है, लेव वाइगोत्स्की जो है वो आपके पियाजे के कंटेम्प्रेरी रहे थे, जिस टाइम पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का काम स्विट्जरलैंड में, यूरोप में बड़े चरम सीमा पे था, उस टाइम वाइगोत्स्की रशिया में काम कर रहे थे, रशिया में, मगर वो बहुत छोटी उम्र के टीबी के कारण इनकी मृत्यु हो गई, और इनका काम इनके जीवित रहते हुए इतना प्रचारित प्रसारित नहीं हो पाया, मगर इनके मरने के बाद इनके काम को एक्नॉलेज किया गया। इन्होंने दी थी आपका सोशो कल्चरल कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी, यानी सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कि हमारा क्या रहता है कि भाई आपका एक जो संज्ञानात्मक विकास होता है बच्चे का, वो उसका समाज में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके अंदर, और भाषा एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इसके अंदर। यहाँ पर इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था, वो दिया था ZPD का, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है। देखिए ऐसा होता है, कुछ कार्य, कुछ सवाल साथियों आप खुद से कर पाते हैं, ठीक है, और कुछ सवाल आप खुद से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब ऐसे में आपको अगर मदद प्रोवाइड की जाए, ये जो मदद होती है ये कहलाती है आपकी स्कैफोल्ड या फिर पाड़, ठीक है। और इस मदद को देने वाला कौन है, यहाँ पर देखिए मैं हूँ अभी तो फिलहाल, ठीक है। तो ये कहलाता है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। ये आपका साथी भी हो सकता है, आपसे बड़ा भी हो सकता है, जिसको वो चीज के बारे में ज्ञान ज्यादा आता है। ये मदद प्रोवाइड करता है, ये रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देता, ये हिंट देता है, क्यूज देता है, जिसके कारण अब आप वो वाले सवाल भी करने लग जाते हैं या वो कार्य करने लग जाते हैं जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे।
तो ये जो क्षेत्र हुआ ये कहलाता है ZPD, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और ये जो इसकी नीचे वाली है ये कहलाती है इसकी लोअर लिमिट, ठीक है, और ऊपर वाली है वो कहलाती है इसकी अपर लिमिट, ठीक है। आगे यहाँ पे चलिए आगे चलते हैं। आगे आगे हमारा नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है भाई हमारा रिवीजन करेंगे, हम रिकैपिचुलेट करेंगे, जो कुछ सीखा है उसको एक साथ करेंगे, अप्लाई करेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इससे ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। कि किस चीज़ का प्रिंसिपल है कि भाई हमारा कंटेंट और सिलेबस के ऊपर हमें निपुणता आ रही है, सीखने के प्रतिफल या हमें कौशलों में, स्किल्स में मास्टरी आ रही है। भाई बार बार हम जब रिपीट करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी ये चीज़ें पक्की होती चली जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारा 64, द टीचर शुड ट्राई टू रिमूव लर्निंग डिफिकल्टीज थ्रू। एक शिक्षक को जो अधिगम में डिफिकल्टी आती है उनको कैसे दूर करना चाहिए, तो भाई वो दूर करना चाहिए रेमेडियल टीचिंग, यानी क्या करना चाहिए भाई, पहले तो डायग्नोस्टिक टीचिंग करे, पता लगाए कि कमियां कहाँ हैं और उसके डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक टेस्ट के माध्यम से वो पता लगाए कि बच्चों को कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। और वो कहलाता है निदानात्मक परीक्षण। और फिर करें उपचारात्मक शिक्षण, यानी जो कमियां आई हैं उनके ऊपर फिर सुधार के लिए इंडिविजुअल अटेंशन देते हुए कि कॉन्सेप्ट की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, उसकी समझ बने, उसमें फिर वो रेमेडियल टीचिंग, ठीक। 65, एल्बर्ट बेंड्यूरा ये किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, देखिए एल्बर्ट बेंड्यूरा साहब जुड़े हुए हैं सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सोशो कल्चरल थियोरी भाई ये तो आपकी वाइगोत्स्की की है, अभी मैंने आपको समझाई। साइकोसेक्सुअल थियोरी ये जो है ये फ्रॉइड की है, ठीक है। फ्रॉइड ने जो दी है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसमें हमारी 5 अवस्थाएं होती है जिनको हम याद कर सकते हैं। ओ ए पापा एलजी का टीवी लाना, ठीक है, जो कि हमारे हो गए ओरल, मुख्य अवस्था, फिर एनल अवस्था, टॉयलेट रोक के रखता है, फट से छोड़ता है। फैलिक अवस्था, फैलिक अवस्था के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एक लड़की का पिता की तरफ आकर्षण, और एक होता है आपका इडिपस कॉम्प्लेक्स, एक लड़के का अपनी माता की तरफ आकर्षण। फिर आता है लेटेंसी यानी सुषुप्त अवस्था, इसके अंदर देखिए कोई सेक्सुअल एक्टिविटी एक्टिव नहीं होती, ठीक है, लड़का लड़कों के साथ खेलता है, लड़की लड़कियों के साथ रहती है। और फिर आती है जेनाइटल जननांग संबंधता, इसमें जो है मैच्योर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स जो है वो बनते हैं। इसके बाद आ गया हमारा MOOC, क्या है, मूक्स। मूक्स है आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, ठीक है, स्वयं के द्वारा निर्मित होती हैं। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एंड एस्पायरिंग माइंड्स, ये भी भाई बहुत आती है पेपर में, इग्नू बीएड में फेवरेट क्वेश्चन है उनका। तो वहाँ पे मूक्स डेवलप करे गए हैं अलग अलग विषयों से संबंधित, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है ऑप्शन नंबर, मूक्स का हो गया मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। एक कॉम्बिनेशन जिसमें हम फेस टू फेस और ट्रेडिशनल क्लासरूम मेथड्स को हम ई लर्निंग के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, तो एक हाइब्रिड लर्निंग जो बनती है तो इसको हम क्या कहलाता है भाई, ये कहलाती है ब्लेंडेड लर्निंग। कभी ऑनलाइन पढ़ा दिया, कभी ऑफलाइन पढ़ा दिया, ये ब्लेंडेड कहलाती है। एक होता है फ्लिप्ड क्लासरूम, यानी पलटिया कक्षा कक्ष। पलटिया कक्षा कक्ष में हमारा क्या होता है, हम पहले से सारी चीजें जो हमें पढ़ाना होता है वो हम ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को भेज देते हैं, वो पढ़कर आते हैं। फिर जब वो क्लास में आते हैं तो उसमें हम हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले टास्क उनके साथ करते हैं। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग नहीं होगा, सिंक्रोनस लर्निंग होता है, जैसे कि अगर हमारी लाइव क्लास होती है या फिर हम ऑफलाइन तरीके से जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं, तो बच्चे ने सवाल पूछा तुरंत मैम ने जवाब दिया, वो है सिंक्रोनस, क्रमकालिक भी कहलाती है ये अधिगम। और असिंक्रोनस होता है जैसे रिकॉर्डेड वीडियोस, है ना, वो असिंक्रोनस है। दोनों के फायदे नुकसान नुकसान है। सिंक्रोनस में हमें फीडबैक मिल जाता है, बच्चे की त्रुटि का वहीं हल हो जाता है। रिकॉर्डेड में देखिए समय की बचत होती है, आप अपनी स्पीड से अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ों को देख सकते हैं। चॉइस बेस्ड लर्निंग, अपने चॉइस पे आधारित अधिगम कर रहे हैं, वो भी नहीं है। इसके बाद आ गया 68, विच इज़ नॉट एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। भाई ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ये सारे हैं, कॉर्सेरा, यूडेमी, ईडेक्स और स्वयं। तो यहाँ पर जो है आयोग के द्वारा जो है फ्री मार्क दिया गया होगा, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारा अगला प्रश्न, द नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ये ऐसी फुल फॉर्म भी आ सकती है, NROER। इसको किसने विकसित किया था, CBSE, CBET ने, CIET ने। भाई देखिए CIET ने विकसित किया था, जो कि आपकी NCERT की एक विंग है, ठीक है, जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी में इस तरीके से नए नए जो है यूज करते हुए चीजें बनाती है, एनिमेशंस हो गई, वीडियोस हो गई, ठीक है।
नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर भी है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तो आपका जो है यूजीसी नेट और भी बहुत सारी परीक्षाएं होती है उसका आयोजन कराती है। इसके बाद आ गया हमारा वुमेन आर बेटर टीचर एट प्राइमरी लेवल। क्यों भाई? क्योंकि हायर क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती इस प्रोफेशन में। ये रेडी भाई, ये कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। ये ज़्यादा पेशेंटली, ज़्यादा जो है भाई पेशेंस से बच्चों के साथ पेश आती हैं। उनका लेस चांस है भाई किसी और में नौकरी लगने का, ऐसा नहीं है। बात ये है कि भाई वो बच्चों के साथ ज़्यादा पेशेंटली बिहेव करते हैं। वैसे ये जेंडर स्टीरियोटिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है, लड़के लड़की दोनों ही बराबर हैं। खैर मगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें तो सही से मतलब है, तो भाई सी लगा देना। इसने कहा था कि टीचिंग एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, यानी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें आपका शिक्षक होता है, स्टूडेंट होता है और समाज होता है। तो भाई ये जॉन डुई ने कहा था ट्राइपोलर प्रोसेस। जॉन एडम्स जो थे इन्होंने बाइपोलर प्रोसेस कहा। ठीक है, एजुकेशन एक बाइपोलर प्रोसेस है, यानी इसके दो पोल हैं, एक होता है टीचर और एक होता है जी आपका अधिगमकर्ता यानी कि स्टूडेंट। एच सी मॉरिसन, ठीक है, तो मॉरिसन जो है इन्होंने आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की बात की है। ठीक है, लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं, एक होता है भाई आपका मेमोरी लेवल, ठीक है, एक होता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है, और एक होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो हर्बर्ट ने जो है वो रट्टा मार सबसे नीचे वाला मेमोरी लेवल की बात की, म से मिडल, म से मॉरिसन। तो उन्होंने समझ की बात की, समझ पे आधारित शिक्षण होना चाहिए। और एक होता है रिफ्लेक्टिव कि हम चिंतन करते हैं, तो वो जैसे दिमाग हंट कर रहा है, सोचे जा रहा है, तो वो बात आपका हंट ने करी। पैवलोव के एक्सपेरिमेंट में जो बेल बजती है, घंटी बजी, तो भैया घंटी जो बजती है वो क्या है? वो न्यूट्रल स्टिमुलस है। कैसे? ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारा स्टार्टिंग में वो न्यूट्रल स्टिमुलस होता है, ठीक है, हमारा क्योंकि उस पर कुछ हमारा रिएक्शन नहीं आ रहा होता है, इंटरवल स्टिमुलस नहीं है, बाहर का स्टिमुलस भी नहीं है, ठीक है। बाद में जो है घंटी वो एक कंडीशन स्टिमुलस बना देते हैं, ठीक है, कंडीशन स्टिमुलस, क्योंकि हम उसको भोजन के साथ पेयरिंग करते हैं, ठीक है। भोजन क्या है? आपका एक नेचुरल स्टिमुलस है जिसपे आपका जो है लार टपकती है, एक नेचुरल रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। मगर आप बार बार घंटी की और भोजन की पेयरिंग करते हैं, ठीक है, ताकि आपका घंटी पर लार हो। घंटी क्या हो गई फिर बाद में? कंडीशन स्टिमुलस। और घंटी पर लार क्या हो गई? कंडीशन रिस्पॉन्स, ठीक है। और ये सारी बात जो है पैवलोव ये क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत से ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें हमारा कौन सा हमारा लोएस्ट लेवल है टीचिंग का, ये अभी मैंने आपको बता ही दिया, तो वो हमारा जो है वो हमारा मेमोरी लेवल है, इसको देने वाले थे हर्बर्ट। इसके ऊपर जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, इसको दिया था आपका मॉरिसन ने, ठीक है। और सबसे ऊपर होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, ये दिया था जी आपका हंट ने। RCEM रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम इस फुल फॉर्म को। देखो बेटा, मेरा मकसद एक यही है कि यहाँ पर हम सारे सवालों के हल के साथ साथ उससे जुड़ी हुई जितनी बातें हैं वो भी आपको बताएं। तो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, तो यहाँ पर हमारे इन्होंने बात की थी कि एक सबसे नीचे लेवल होता है वो होता है आपका नॉलेज, फिर होता है आपका अंडरस्टैंडिंग, फिर होता है भैया आपका एप्लीकेशन, ठीक है। इसके बाद जो ऊपर वाले ब्लूम की टेक्सोनॉमी के लेवल थे ना आपका, क्या थे? एनालिसिस, तोड़कर देखना, सिंथेसिस, जोड़ना और मूल्यांकन, इन सबको मिला के इन्होंने एक ही लेवल बना दिया था, वो था क्रिएटिविटी, ठीक है। तो इसको किसने किया था? प्रोफेसर डाबी, इन्होंने किया था। एक और यहाँ पर आ जाता है कि यहाँ पर हमारा इनपुट प्रोसेस आउटपुट अप्रोच पर ही आधारित, ठीक। अगला आ गया भाई हमारे ब्लूम की टेक्सोनॉमी के 3 डोमेन कौन से हैं? तो भाई वो कॉग्निटिव, यानी कि यहाँ पर आपका दिमाग का मामला है, अफेक्टिव दिल का मामला है, साइकोमोटर मनोगत्यात्मक कौशलों का मामला है, ठीक। इसके बाद आ गया अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार टीचिंग क्या है? अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार टीचिंग एक इंटीमेट कॉन्टैक्ट है एक मोर मैच्योर पर्सनैलिटी के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे और कुछ क्वेश्चन हैं, उनको हम कर लेते हैं, ठीक है। कब बच्चा एक्वायर करता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी वस्तु स्थायित्व बच्चे को कब आ जाता है? कि जब चीजें छुपाओ तो वो वहां जाकर खोजता है
कि चीजें वही हैं, गायब नहीं हुई है, हाउ नहीं ले गया है। तो सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, उसमें बच्चे को, यानी हमारी जो स्टेज 1 है, ठीक है, उसके एंड में जो है वही आपका बच्चे को जो है वस्तु स्थायित्व आ जाता है, जो कि 0 से 2 होती है। ठीक, तो ये तो हो गए हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन। अब हम एजुकेशनल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि हमारे आए हुए हैं। ठीक, एजुकेशनल अवेयरनेस में अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन एजुकेशनल अवेयरनेस का ये है, निपुण, निपुण की फुल फॉर्म पूछी। तो निपुण जो है भाई वो है आपका नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी भारत प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, ठीक है, और प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग कहाँ गया है, यहाँ पे राइटिंग की बात नहीं है। ठीक, अब निपुण भारत को लेकर अगर हम बात करें तो भाई निपुण जो है हमारा जो है एनईपी 2020 ने यूनिवर्सल एफएलएन यानी फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी प्राथमिक स्कूलों में प्राप्त करने के लिए कहा कि इसका टारगेट रहेगा 2026 से 27 तक हमें अचीव करनी है। ठीक है, और यहाँ पर ये बात की गई कि बच्चे की एबिलिटी कि वो ढंग से पढ़ पाए। पढ़ना क्या है, अर्थ जोड़ना, मीनिंग से जोड़कर, ये नहीं कि जो लिखा हुआ है उसे बोल दिया वो पढ़ना है, नहीं, अगर बच्चा अपने अनुभव चीजों से समझ बना पा रहा है वो है पढ़ना। संख्यात्मकता क्या है कि चीजों से जो हम लिखे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन कर पाए, जमा घटा जो है, और तीसरे में जाके बच्चा गुणा कर पाए। ठीक है, इसके बाद आगे हमारा अगला क्वेश्चन, जादुई पिटारा एक प्ले बेस्ड टीचिंग लर्निंग मटेरियल है जो कि टेलर्ड किया गया है कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए। देखिए जादुई पिटारा, तो अगर हम बात करें जो हमारी एनईपी है यानी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो वो बात करती है स्ट्रक्चर 5+3+3+4, तो यानी कि स्टार्टिंग के क्या हो गए 5 साल फाउंडेशन स्टेज के। ठीक है, अब इस फाउंडेशन स्टेज में बच्चा 3 साल का स्कूल जाता है, प्री स्कूल के अंदर बाल वाटिका जो कहलाती है। स्टार्टिंग के यहाँ पे 3 वो और 2 ये हो गए आपके पहली दूसरी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर 3 से 8 रहेगा। ये 3 जो होते हैं वर्ष ये कहलाते हैं आपके प्रिपरेटरी। ठीक है, यहाँ पर आ जाती है तीसरी चौथी पांचवी, ये 3 जो है ये कहलाते हैं मिडल, ये हो जाती है आपकी छठी सातवीं आठवीं, और ये जो होती है ये कहलाती है सेकेंडरी, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। ठीक है, इसके बाद आ गया टेन्योर इंडिया के चेयरमैनशिप का G20 का क्या है। ठीक है, तो वो है भैया 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये हो गया। इसके बाद हमारा आ गया NCF 2005, कहता है कि मातृभाषा में हमारा इंस्ट्रक्शन होना चाहिए बच्चे का, तो कितने साल तक की बात है, तो भाई वो प्रारंभिक वर्ष और जहाँ तक हो सके 8वीं तक। ठीक है, तो लगभग हमारा आंसर जो आ जाएगा यहाँ पर 8 ईयर्स आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2015 में नेशंस जो एग्री करे यूनाइटेड नेशन के कि वो वर्ल्ड बेटर अचीव करने के लिए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर बात कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था। तो भाई अब एग्जैक्ट तो इसका आंसर 193 है, मगर यहाँ पे दे नहीं रखा तो हम ए लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सितंबर 2015 में अगले 15 साल के लिए 17 लक्ष्य, 17 गोल्स और 169 उद्देश्य है। तो पेपर में ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, 17 गोल्स है और 169 ऑब्जेक्टिव्स की बात है। इन्हें 2030 तक हासिल करने की बात की गई है और 193 सदस्य देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया। अगला प्रश्न, एजुकेशन शिक्षा जो है वो कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर है, तो वो चौथे नंबर पे है। ठीक है, तो हमारा आंसर बी रहेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिखाऊं तो भाई पहला नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा जेंडर इक्वेलिटी समानता की बात, क्लीन वाटर और सैनिटेशन होगा, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात है, इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, रिड्यूस इनइक्वालिटीज की बात है। इसके बाद है आपका सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज को लेकर बात है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, आपका पीस एंड जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ चौथे नंबर पे ये रहा शिक्षा, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा तो इंपॉर्टेंट रहता है, इसको ध्यान से कर लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा छठा प्रश्न। ठीक, ये तो वही सेम क्वेश्चन है। इसके बाद जो है हमारे जो क्वेश्चन आते हैं, दो हैं बीच में एजुकेशन, ये बीच में GS है भाई, ये नॉर्मल वाली। ठीक है, तो उसको हम
नहीं करा रहे, ठीक है। तो यहाँ हाँ, वाई इज लैंग्वेज डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट इन अर्ली ईयर्स, यानी कि प्रारंभिक काल में आपको भाषा विकास क्यों जरूरी है। इससे आप एकेडमिक वर्ल्ड में बच्चे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नहीं, सामाजिक वर्ल्ड में बच्चा इंट्रोड्यूस हो रहा है, समाज का भाग बनता है जब भाषा सीखता है। बच्चा समस्या समाधान करने लगेगा, बच्चा मूल्य सीखेगा, जब सामाजिक वर्ल्ड का भाग बनेगा तो ये दोनों चीजें तो करने ही लगेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आ गया एक और क्वेश्चन है भाई यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ पर ये है कि हमारी किन क्लासेस को आप प्रिपरेटरी क्लासेस कहते हैं एनईपी के अंदर। तो अभी हमने खुद ही कहा तीसरी चौथी पांचवी, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा छठी से नौवीं तो वैसे भी नहीं है, 6 7 8 जो होता है वो होता है मिडल, ठीक। और भाई यहाँ पर फिर हमारे सारे ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये सारा रीजनिंग है, ठीक। तो ये हमारा सारा पैटर्न हो गया, ठीक। और आपकी परीक्षा जो है भाई वो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन 3 नवंबर 2024 को होना है, ठीक है। लास्ट डेट फॉर्म भरने की 22 अक्टूबर है, तो जिसने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो वो आवेदन कर सकता है। ऐसी ही वीडियोस बेहतरीन हम टीचिंग एप्टीट्यूड की आपके लिए लेकर आएंगे, तो सभी को ऑल द बेस्ट साथियों, जरूर आपका सिलेक्शन हो। और हाँ, एक और बात, देखिए हमारे प्रयास आपको ईमानदार लगते हैं, जेन्युइन लगते हैं, ठीक है। ये जो पेपर है ये हमारे ही साथियों ने हमारे साथ साझा किया, तभी मैं सॉल्व करा पाई। तो आपका जब परीक्षा हो तो आप @मन्नू राठी 1 ये हमारी टेलीग्राम आईडी है जिस पे आप ये पेपर सेंड कर सकते हैं, या ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9958601704, ठीक है। यहाँ पे आप एक पेपर का प्रॉपर सा फोटो खींच के PDF भेज दीजिएगा, मैं सॉल्यूशन करा दूंगी, ठीक है। मैं हमेशा प्रयासरत रहती हूँ कि लगे हुए शिक्षकों की मदद करने के लिए। आप इतना सा कर दीजिएगा, आप पेपर देने जा रहे हैं ताकि ये पेपर आप भेज दें, आपको भी आप सॉल्यूशन मिल जाएगा, और आपके ही शिक्षा जगत के साथियों को जो आगे आने वाली परीक्षा दोबारा, मतलब जब नया एग्जाम आएगा आप तो लग जाएंगे इसमें, ठीक है, आप तो पेपर पास कर लेंगे, जो कोई और एंट्रेंस देगा तो उसके लिए क्वेश्चंस हम करा पाएंगे। तो ये प्लेटफॉर्म आपसे है, ठीक है, तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, ये टेलीग्राम आईडी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए मन्नू राठी यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।